गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएलएड सेमेस्टर 2 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग डीएलएड सेमेस्टर 2 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, परिभाषा क्या है। ठीक, तो कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म का होगा, इस तरीके से कि जो Q है हमारा, इस तरीके से कि जो Q है हमारा वो 0 नहीं होगा, और P और Q हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म का होगा, जैसे कि 3/4, 7/6, 5/4, 3 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके हर में हम 1 लिख सकते हैं, 3/1। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8/9, 9/10, 10/15, 16/17, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। 3, 4, 10, 15, ये भी सब हमारी परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा को संतुष्ट करती हैं। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करने वाली कोई भी संख्या रेशनल नंबर होगी। और परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के फॉर्म में होगी, इसमें जो ये Q है ये कभी भी 0 नहीं होगा। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं एनीथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी। अगर किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में, हर में शून्य आ जाता है तो वो डिफाइन ही नहीं है, अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा हो गई कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ठीक, उसके बाद हम परिमेय संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं हम परिमेय संख्याओं पर? परिमेय संख्याओं पर हम वही ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं जो हमने पूर्णांक के लिए पढ़े थे या पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़े थे। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं। पहली संक्रिया या पहला ऑपरेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है योग। योग एक संक्रिया है। हम गणित में मूलतः 4 संक्रियाओं को, 4 ऑपरेशंस को जानते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ठीक है, यही 4 संक्रियाएं हम परिमेय संख्याओं के लिए पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। क्या समझने जा रहे हैं? ये समझने जा रहे हैं कि अगर हमें 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, अगर 2 परिमेय संख्याओं को घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, उनको गुणा कैसे करेंगे और उन्हें भाग कैसे देंगे। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले योग करना सीखने जा रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 परिमेय संख्या है, एक है P/Q और दूसरी है R/S। ये 2 परिमेय संख्या हैं, कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, इन्हें हमें जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? इसमें 2 केसेस बनते हैं। एक तो ये कि जो चर है, जो डिनोमिनेटर है, वो दोनों परिमेय संख्याओं का समान हो, और दूसरा वो जिसमें जो चर है वो समान ना हो। तो हम कैसे जोड़ेंगे? अगर चर समान है तो ठीक है, और अगर नहीं समान है तो समान बनाएंगे, तभी जोड़ पाएंगे। ठीक है, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं को, 3 परिमेय संख्याओं को या 50 परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि उन सब का डिनोमिनेटर सेम हो, उन सब का चर समान हो। तो या तो डिनोमिनेटर सेम होगा, और अगर नहीं होगा तो एलसीएम की सहायता से, एलसीएम लेते हुए हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, सेम बनाएंगे।
ठीक है, तो हम दोनों केसेस को दो एग्जाम्पल की हेल्प से समझने जा रहे हैं कि कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहले कोई भी दो संख्या लेते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम है। मान लिया हमने लिया 5/7 और 6/7। ठीक है, दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर हैं। दोनों के ही जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, चर समान है 7 और 7। तो इसको जोड़ने का तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर होगा, जो चर होगा वो तो वही लिखेंगे 7, और इनके अंश को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जो हर होता है, हर तो दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हर वही रहेगा। 7 और 7 है तो 7 ही रहेगा। जो अंश होता है, जो न्यूमरेटर होता है, उसको ऐड कर लेते हैं, उसे जोड़ लेते हैं। तो 5 + 6। ठीक है, तो हर समान होना आवश्यक है। अगर हर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उसे हमें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 + 6 11/7। तो इस तरह से हमने जोड़ लिया। कब? तब जब हमारा जो हर है वो सेम है। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे, अगर हर हमारा सेम नहीं है। ठीक है, 5/7 है, दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं, 4/8। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 7 और 8 जो हर है वो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर जो है हमारा वो सेम नहीं है। तो इसको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तभी हम जोड़ पाएंगे, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए या हर को समान करने के लिए हम क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, तो 7 और 8 का लासा निकालेंगे तो 56 आएगा। ठीक, 5 8 जा 40, 7 4 जा 28। एलसीएम लेके हम क्या करते हैं, 56 को 7 से भाग देंगे, जो भी आएगा उसको ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक, उसके बाद 56 को 8 से भाग देंगे, जो भी आएगा उसको इसके अंश से गुणा कर देंगे। ठीक, मतलब कि हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम में हमारा जो भी आ रहा था 56 आ रहा था, 56 आया, 7 और 8 का एलसीएम लासा। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे हर था, जो डिनोमिनेटर में जो संख्या थी 7, इस लासा को 56 को 7 से भाग दिया। 56 को 7 से भाग देने पे हमें 8 मिला, उस 8 को हमने उसके अंश से गुणा कर दिया। वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, 56 को 8 से भाग देंगे। जब हम 56 को 8 से भाग देंगे, जब 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। उस 7 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो हमें 5 8 जा 40, 7 4 जा 28 जोड़ेंगे, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 8। ठीक, तो इस तरीके से हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। अब अगर हमें दो परिमेय संख्याओं को घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? घटाने की भी प्रोसेस सेम है, खाली यहाँ पे साइन अलग हो जाएगा। प्लस की जगह हम माइनस करेंगे, और माइनस का मतलब माइनस। उसमें भी हमें नियम यही है कि या तो हमारा हर समान हो, वही हो, दोनों का हर एक हो। दो संख्याओं को घटा रहे हैं तो अगर दो परिमेय संख्या को घटाना है तो उन दोनों ही परिमेय संख्याओं का हर जो है, डिनोमिनेटर जो है, वो सेम होना चाहिए। और अगर सेम नहीं है तो हम उसे सेम बनाएंगे, और सेम बनाने के लिए वहाँ पर भी हम लासा लेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर घटाना है तो यहाँ पे बस माइनस होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। 40 में से 28 को घटाएंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं। अब दो परिमेय संख्याओं को गुणा करना और भाग देना भी मैं आपको साथ में ही बता देती हूँ, ताकि आपको पहले संक्रियाएं पता चल जाएं कि अगर परिमेय संख्या दी हुई है या रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसमें हम चारों संक्रियाएं कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे देते हैं। ठीक है, तो हम गुणा करना सीखने जा रहे हैं। दो संख्याएं कोई भी दी हुई है,
दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उनका गुणा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक, तो दो संख्याएं हैं, मान लो p अपॉन क्यू है, इसमें q हमारा 0 नहीं हो सकता, और गुणा कर रहे हैं r अपॉन एस से, जहाँ पर s भी हमारा 0 नहीं हो सकता। तो मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोसेस सीधा है, जो एक अंश होता है हम जानते हैं रेशनल नंबर में, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। ठीक है, तो अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से गुणा कर देते हैं। न्यूमरेटर में जो संख्या लिखी हुई है उसे न्यूमरेटर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी हुई है उसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि p इंटू आर अपॉन क्यू इंटू एस, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने के लिए या मल्टीप्लिकेशन का पता लगाने के लिए प्रोसेस बड़ा ही सीधा है। उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमारे दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, गुणा मिल जाएगा। अब अगर हमें भाग देना हो तब क्या करेंगे, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं उन्हें हमें भाग देना हो तो भाग कैसे देंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अगर हमें भाग देना है डिवाइड का साइन लगेगा, तो डिवाइड करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, p अपॉन क्यू है वो पहली संख्या ऐसे ही रहेगी, और जो दूसरी संख्या है डिवाइड का जो साइन होगा, जब डिवाइड करना है तब डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे, उस चिन्ह को, डिवाइड के चिन्ह को हम मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे, और जो दूसरी संख्या होगी, जो दूसरी परिमेय संख्या होगी, उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, उसके अंश और हर को आपस में बदल देंगे। तो r अपॉन एस की जगह हमें क्या मिलेगा, s अपॉन r। अब हमने जो मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा था, जो गुणा के लिए पढ़ा था, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यानी कि अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, भाग मिल जाएगा दो संख्याओं का, p इंटू एस अपॉन क्यू इंटू आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो परिमेय संख्याओं को भाग दे सकते हैं। अब हम जरा एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से समझना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो सके, हमें समझ में आ सके कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो हम कोई भी दो संख्याएं लेते हैं और भाग देते हैं उन्हें, पहले गुणा कर लेते हैं और फिर भाग देना भी उन्हीं संख्याओं के लिए सीखते हैं। दो संख्याएं ली 3/5 और गुणा करना है 7/8 से। ठीक है, ये हमारी दो संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है। तो हमें क्या मिलेगा, 7 × 21 5 × 40, ये हमारा क्या आ गया, गुणा आ गया। अब इसी को, इन्हीं दो संख्याओं को अगर हमें भाग देना हो तो हम क्या देंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और दूसरी वाली जो संख्या होगी उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे। तो 8 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 8 × 24 7 × 35। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 संख्याएं सीखी परिमेय संख्याओं के लिए, कि अगर हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटाएंगे, कैसे उन्हें गुणा करेंगे और कैसे भाग देंगे।
ठीक है, ये हो गई संक्रियाएं। अब हम इन संक्रियाओं पर 3 प्रगुण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रगुण कौन कौन से, मतलब 3 लॉज पढ़ने जा रहे हैं। एक है संवरक नियम, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण, और तीसरा होता है साहचर्य प्रगुण। ठीक है, क्लोजर लॉ, क्यूमुटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। तो हम देखने जा रहे हैं कि परिमेय संख्याएं जो हैं वो किन किन संक्रियाओं के लिए, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें से कौन कौन सी संक्रियाओं के लिए कौन कौन से प्रगुणों को संतुष्ट करती हैं, कौन कौन से लॉज को फॉलो करती हैं, ये हम क्या करने जा रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहला प्रगुण लेते हैं। पहला प्रगुण कौन सा है हमारा, पहला प्रगुण है हमारा क्लोजर लॉ, जिसे हम कहते हैं संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी किसी भी संख्याओं के लिए, या किसी भी, जैसे कि हमें परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो परिमेय संख्या योग के लिए क्या संवरक नियम का पालन करती हैं। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें, तो अगर हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी तो हम कहेंगे कि योग के लिए जो परिमेय संख्याएं हैं वो संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। मतलब कि अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करें और ऐड करने पर हमें एक रेशनल नंबर ही मिले, तो हम कहेंगे कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्लोजर की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, P/Q प्लस R/Q इज P+R/Q। ये भी कोई परिमेय संख्या ही आएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए, जो परिमेय संख्याओं के लिए संख्याएं जो हैं वो योग के लिए, एडिशन के ऑपरेशन के लिए क्या होती है, संवरक प्रगुण का क्लोजर लॉ फॉलो करती हैं, संतुष्ट करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 परिमेय संख्याएं हैं और हम उन्हें घटा रहे हैं, उन्हें माइनस कर रहे हैं, तो क्या हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो घटाने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए किसका, संवरक प्रगुण का पालन करती हैं, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करती हैं। सिमिलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर भी, 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर भी हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी, और 2 परिमेय संख्याओं को भाग देने पर भी हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो हम बहुत ही आराम से कह सकते हैं कि जो 4 संक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, इन चारों ही संक्रियाओं के लिए जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं वो क्या है, संवरक प्रगुण का पालन करती हैं, यानी क्लोजर लॉ को फॉलो करती हैं। तो ये हमारा पहला प्रगुण हो गया। इससे हमने चारों संक्रियाओं के लिए एक साथ समझ लिया है। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रगुण है वो है क्रम विनिमेय नियम। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुटेटिव लॉ। ठीक है, कौन सा नियम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्यूमुटेटिव लॉ। क्यूमुटेटिव लॉ बेसिकली होता क्या है कि किसी भी ऑपरेशन के लिए, ठीक है, किसी भी संक्रिया के लिए 2 संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए, और अगर उन्हें आपस में बदलने पर भी हमें रिजल्ट सेम मिलता है, तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर संक्रिया के लिए जो हमारी संख्याएं हैं जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं। जैसे कि फिलहाल हम परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो परिमेय संख्याओं में अगर हम 2 परिमेय संख्याओं को लेते हैं और उन्हें आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि हमने 3/5
और 7/5 को जोड़ा। ठीक है, तो 3/5 संख्या हमने पहले लिखी है और 7/5 बाद में लिखी है। तो अगर हम इसके स्पेस को, इसकी पोजीशन को, इसके प्लेस को चेंज कर दें तो क्या हमारे उत्तर में कोई परिवर्तन आएगा? मतलब कि अगर हम 7/5 को पहले लिखें और 3/5 को बाद में लिखें, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर होगा 10/5। कैंसिल कर लो, 2 मिल जाएगा दोनों केसेस में। इसका मतलब है चाहे हम इस संख्या को पहले लिखें या दूसरी संख्या को पहले लिखें, दोनों ही तरफ से हमारा उत्तर सेम होगा। इसका मतलब योग की संख्या के लिए जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। लेकिन क्या घटाने के लिए भी जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं? ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे इन्हीं संख्याओं से हम देखना चाहेंगे, अगर हम माइनस कर दें, अगर हम क्या करें, घटाएं, तो क्या दोनों तरफ से हमें आंसर सेम मिलेगा? इस तरफ मिलेगा माइनस का 4/5 और इस तरफ मिलेगा 4/5। क्या ये उत्तर दोनों तरफ समान है? नहीं समान है। -4 और 4 अलग अलग है। अगर हम रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो -4 जीरो के बाईं तरफ आएगा और +4 जीरो के दाईं तरफ आएगा। दोनों ही संख्याएं बराबर नहीं होती हैं गणित में। -4 और 4 अलग अलग संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब है -4/5 और 4/5 भी आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब घटाने की संख्या के लिए परिमेय संख्याएं हमारी जो हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के लिए जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं वो क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड लॉ, इसी में अगर हम गुणा की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो क्या मल्टीप्लाई करने पर जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं? हाँ, करती हैं। चाहे हम 3/5 को इंटू 7/5 निकालें या 7/5 इंटू 3/5 निकालें, दोनों ही केसेस में हमारा जो आंसर होगा वो सेम होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें अगर तो दोनों ही तरफ हमें क्या मिलेगा, 21/5 इंटू 5 25, दोनों ही तरफ से। इसका मतलब गुणा की संक्रिया के लिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अब भाग की संक्रिया के लिए, डिवीजन के ऑपरेशन के लिए क्या हमारी परिमेय संख्याएं क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो करती हैं? नहीं करती हैं। ठीक है, दोनों तरफ से हमें आंसर अलग अलग मिलेगा। इन्हीं संख्याओं को डिवाइड करके देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है, 3/5 को जब हमने 7/5 से भाग दे रहे हैं तो इसे गुणा में चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इस तरफ हम क्या करेंगे, इस तरफ भी सेम चीज़ करेंगे, इंटू 5/3। हमारा आंसर आ रहा है 15/35 और इस तरफ आ रहा है 35/15, जो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब भाग की संक्रिया भी परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी संक्रिया हुई जो हमने पढ़ी। इसके बाद हमारा तीसरा प्रगुण है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है 3 संख्याओं के लिए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हमारा होता है 3 संख्याओं के लिए। यानी कि अगर हम 3 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम किसी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर तीसरी संख्या को जोड़ेंगे। यही करते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य प्रगुण। ठीक है, तो पहले हम 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, जैसे कि P/Q प्लस R/S प्लस T/U। 3 संख्याएं हैं,
तो पहले किसी भी दो को जोड़ लें और फिर तीसरी को जोड़ें। ये एसोसिएटिव लॉ होता है कि क्या दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम होगा? हाँ, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम होगा। चाहे हम किन्हीं भी दो को पहले जोड़ें, दोनों तरफ से हमारा उत्तर समान होगा। इसका मतलब है कि जो परिमेय संख्याएं हैं उसमें योग की संक्रिया के लिए, एडिशन की ऑपरेशन के लिए साहचर्य नियम का पालन होता है, लेकिन घटाने में नहीं होता है। एसोसिएटिव लॉ जो है, जब हम घटाएंगे अगर तीन संख्याओं को, तो पहले किन्हीं दो को घटाएंगे और फिर तीसरी को घटाएंगे, तो उसमें क्या होगा, हमें आंसर सेम नहीं मिलेगा। तीन संख्याओं को अगर आपस में घटा रहे हैं तो हाँ, आंसर सेम नहीं होगा। इसका मतलब है घटाने की संक्रिया के लिए, ठीक है, जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे और हम तीन संख्याओं को आपस में, तीन परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हैं, क्या साहचर्य नियम का पालन होगा? होगा, क्योंकि हम तीन संख्याओं को गुणा करेंगे तो किसी भी दो संख्याओं को पहले गुणा करें और उससे एक से बाद में गुणा करें, हमें आंसर सेम मिलेगा। तो जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, वो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं और डिवीजन के लिए नहीं करते हैं। अगर तीन संख्याओं को हम भाग दे रहे हैं तो पहले किन्हीं दो को भाग देंगे, फिर उसे तीसरी से भाग देंगे, हमें आंसर हर बार अलग मिलेगा। इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम पहले कौन सी दो संख्याओं को भाग देते हैं, ठीक है। तो डिवीजन के लिए भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। इसके बाद हम दो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के लिए। एक होता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो योग का एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एक होता है योग का तत्समक अवयव और एक होता है गुणा का तत्समक अवयव। तो आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी ये होती है कि कोई ऐसी संख्या जिससे हम जिनमें संख्याओं की बात कर रहे हैं, जैसे कि इस वक्त हम परिमेय संख्याओं को पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्याओं में क्या कोई ऐसी संख्या है जिसे किसी भी परिमेय संख्या में अगर जोड़ा जाए तो जोड़ने पे हर बार हमें वही परिमेय संख्या मिले? क्या ऐसा कोई नंबर है? ठीक है। और इसी तरीके से हम गुणा के लिए भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं योग का तत्समक अवयव। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? वही परिमेय संख्या मिलेगी, चाहे किसी भी तरफ से जोड़ें, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 जो है, शून्य जो है, वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, योग का तत्समक अवयव है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर हमेशा हमें वही संख्या मिलती है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 जो है, कह सकते नहीं, कह रहे हैं, जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है, तत्समक अवयव है। उसमें कोई भी नंबर जोड़ दो, हमें वही नंबर मिलेगा, 0 उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसका मतलब वो दूसरी संख्या की आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहा है, किसी दूसरी परिमेय संख्या की जैसी है उसको वैसा ही रहने दे रहा है, उस पर जोड़ने से, शून्य को जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए 0 जो है वो हमारी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, तत्समक अवयव है योग के भी, एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरीके से क्या कोई ऐसी गुणा के लिए, गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर मिले? क्या कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसे हम किसी भी परिमेय संख्या में गुणा कर दें और हमें वही परिमेय संख्या मिले? हमारा उत्तर है हाँ, है। वो कौन सी परिमेय संख्या है? वो परिमेय संख्या है 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें
तो हमें वही नंबर मिलेगा, वही परिमेय संख्या मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक जो है हमारा वो क्या है, तत्समक अवयव है गुणा के लिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक, तो ये हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी। उसके बाद हमें दो छोटी छोटी चीज़ें और पढ़नी है। एक होता है प्रतिलोम, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम होता है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम कोई ऐसी संख्या जोड़ें, ठीक है, कोई ऐसी संख्या जोड़ दें उसमें, ठीक है, इससे क्या मिले, उसे जोड़ने पे हमें 0 मिले, एडिटिव आइडेंटिटी मिले, तो वो संख्या दी हुई परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो क्या जोड़ने पे हमें 0 मिलेगा? माइनस का p/q। तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम होंगी, एडिटिव इन्वर्स होंगी। कहने का मतलब है कोई भी दो संख्याएं जिन्हें अगर हम आपस में जोड़ें और जोड़ने पे हमें 0 मिल रहा है, ठीक है, तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या होंगी? योगात्मक प्रतिलोम होंगी, एडिटिव इन्वर्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है योगात्मक प्रतिलोम निकालना। हमें कोई भी संख्या दी है, उस संख्या का बस साइन चेंज करना होता है। अगर -5/7 है तो +5/7 अगर हम लिखेंगे तो वो क्या होगा दिए हुई परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होगा, दिए हुए रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स होगा। 7 का -7, 8/9 का -8/9, 1 का -1। ठीक है, कोई भी संख्या का जैसे साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। उसी तरीके से हमारा एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, वो भी फटाफट से पढ़ लेते हैं, समय थोड़ा कम है तो हम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या को, दो परिमेय संख्या ऐसी हो जिनको गुणा करने पर हमें क्या मिले? 1 मिले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, गुणात्मक तत्सम, गुणा के लिए जो तत्सम अवयव है वो 1 है। तो दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अगर हमें 1 मिलता है, 1 मिलता है, तो वो जो दोनों संख्याएं होंगी वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। ठीक है, तो हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे कैसे? बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए p/q ही लिखा था और इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना था, तो इसे किस संख्या से हम मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए? तो p/q का इन्वर्स ले लेते हैं, q/p, q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, हमें 1 मिल जाएगा। इसका मतलब किसी भी संख्या का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करने की ज़रूरत है, बस हमें क्या मिल जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सपोज 5/7 है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, क्या होगा? 7/5, 7/5, 7/5। ये का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 मिलेगा। ठीक, 7 का 1/7, 1 का 1/1। ठीक, इस तरीके से कोई भी अगर हमें परिमेय संख्या दी हुई है और उसका हमें क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, उसके अंश और हर को आपस में बदल देते हैं। हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो दी हुई परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ पढ़िएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। थैंक्स।